Hello everyone, welcome to today's video. तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन इंडिया हम किसे कहेंगे। तो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स या मार्जिनल जो आपके ग्रुप्स होते हैं ये हम किसे कहते हैं, जो आपके एससीज एसटीज अदर बैकवर्ड कैटेगरीज जो होती है आपकी ओबीसीज में आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी गर्ल्स में अभी आपकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आ जाती है क्योंकि बहुत समय तक जो है इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके अलावा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जिन्हें किसी प्रकार की विकलांगता है उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज में गांव में रह रहे हैं, ऐसी एरियाज में जहां सुविधाएं नहीं है वहां रह रहे हैं, उनको भी आपका इस कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर आपके वीकर सेक्शंस हो गए, चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज जो बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करती है, ये सभी आपके डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका। इसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो है इक्वालिटी और इक्विटी का। ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी से हम क्या समझते हैं? इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये रेफर करती है जहां पर सभी लोगों को एक जैसे राइट्स मिले होते हैं, यानी आपको समान अधिकार है, समान आपको अवसर मिलेंगे, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये होता है आपका इक्वालिटी। ठीक है, सबको एक जैसी ही चीजें जब प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक टर्म और आता है आपका, जो है आपका इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को हम कहते हैं साम्यता। ठीक है, वहां पर बात आ रही थी किसकी? समानता की। यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसे? साम्यता। अब साम्यता क्या है? जहां पर फेयरनेस की बात होती है, जहां पर निष्पक्षता की बात होती है। यहाँ पर देखो, हम अगर सबको एक जैसे रिसोर्सेज बांट दे, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज दे, तो सब एक लेवल पे नहीं आ पाएंगे। अगर कोई ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो हमें उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, वो हमारा मेन स्ट्रीम में आ पाएगा। तो इसको देखो, आप इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर बना हुआ है आपका, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी में क्या किया गया, देखो सबकी हाइट डिफरेंट थी, ये 1 जो है इसकी हाइट डिफरेंट थी, 2 की डिफरेंट, और 3 सबसे छोटा है, लेकिन सबको एक जैसे बॉक्सेस पर ही खड़ा कर दिया गया। ये है इक्वालिटी, जिसे हम समानता कहते हैं। लेकिन अगर हमको एक ही लेवल पर इनको लाना है, सबको जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसकी हाइट है कि ये आराम से इन फेंसेस के ऊपर तक आ सकता है, देख सकता है इस मैच को। लेकिन इसकी हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड पर्सन की हाइट के लिए हमें एक बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो ये थर्ड पर्सन है वो इतना छोटा है कि हमें इसको 2 बॉक्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ रिसोर्सेस का इक्वल अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ रिसोर्सेस उसको ज्यादा प्रोवाइड करे जाएंगे जिसको ज्यादा नीड है। ठीक है, जो ज्यादा डिसएडवांटेज्ड साइड पर है उसको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तभी ये लोग सब एक लेवल पर आ पाएंगे। इसको कहते हैं हम इक्विटी। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम यही कहते हैं कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे ताकि हम उनको एक लेवल पर ला पाए। अब हम करते हैं एमसीक्यूज और इनकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके यहाँ पर, हमें क्या क्या समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, which of the following is the most effective way for a teacher to ensure equity for disadvantaged groups in the classroom? पहला ऑप्शन है providing the exact same resources to every student regardless of background. सेकेंड है इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद इन द करिकुलम। थर्ड है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू compete फॉर लिमिटेड रिवॉर्ड्स। या फोर्थ है आपका सेग्रीगेटिंग डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स इनटू अ सेपरेट विंग ऑफ द स्कूल। तो देखिए, अगर आपको इक्विटी लेकर आनी है डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनके क्षेत्र की, मान लीजिए वो क्या है, वो लैंग्वेज वो दूसरी बोलते थे, या किसी दूसरे ऐसे कल्चर से आए हैं जिसको अभी तक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपको उनकी लैंग्वेज, आपको उनके कल्चर को हम अपने करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनको भी बेनिफिट पहुंचा सकें। ठीक है, और आंसर्स हमारे क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, हम सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये इक्विटी नहीं होती आपकी। स्टूडेंट्स को कॉम्पीट करें कि लिमिटेड रिवॉर्ड के लिए सबके सब कॉम्पीट करने लग जाए, सबके सब जो है प्रतिस्पर्धा करें, और आपके पास रिसोर्सेज ही कम है, ये भी इक्विटी नहीं है। देन सेग्रीगेट कर दें, सेपरेट करना कभी भी स्टूडेंट्स को किसी भी आपके आधार पर सही नहीं माना जाता। आज की जो शिक्षा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, सबको उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग मौके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप आर टॉट अलोंग साइड टिपिकल स्टूडेंट्स इन अ रेगुलर सेटिंग, इट इज कॉल्ड। क्या वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ नियमित परिवेश में पढ़ाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? विशेष शिक्षा,
एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए हम अभी बात कर रहे थे, ये आपकी क्या है, समावेशी शिक्षा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि समावेशी शिक्षा किसके लिए है, सिर्फ डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए है, या आप कह सकते हैं सिर्फ एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए, सिर्फ विकलांग के लिए, नहीं, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। नॉर्मल बच्चों को जब हम डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ बैठा कर पढ़ाते हैं एक ही कक्षा में, हम एक तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है, फिर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Which factor often negatively influences the education of learners from disadvantaged background? कौन सा कारक अक्सर वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और भाषा का उपयोग, ऊपर से थोपा गया कठोर पाठ्यक्रम और शिक्षकों की रूढ़िवादिता, लचीली मूल्यांकन विधियां, सहपाठी सहयोग। देखिए नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करेगा, ये आपसे पूछा है, आपको नेगेटिव वाला आंसर ढूंढना है। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि अगर आप पाठ्यक्रम में जो स्थानीय संस्कृति और भाषा है उसका उपयोग करेंगे, तो डिसएडवांटेज या जो आपका वंचित पृष्ठभूमि से आया है उसको फायदा होगा, ना कि नुकसान। दूसरा है आपका यहाँ लचीली मूल्यांकन विधियां, देखिए सी वाला ऑप्शन, ये भी बहुत सही है। अगर आप एक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे को, लर्नर को पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपनी मूल्यांकन विधियों में लचीलापन लाना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। सहपाठी सहयोग भी सही है, तो ये सब तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। लेकिन बी वाला ऑप्शन चेक करो, ऊपर से थोपा गया कठोर पाठ्यक्रम, अगर आपका करिकुलम बहुत रिजिड है, भाई तुम्हें जो भी आता हो, हम यहाँ पर जो करिकुलम है वही तुमको सीखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट आपने वो रूल्स रख दिया, शिक्षक जो है पहले से बहुत रूढ़िवादी हैं, तो ये सब जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Which article of the Indian Constitution directs the state to promote the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के निर्देश देता है? मतलब स्पेशल यहाँ पर जो है ये रूल्स भी बना सकते हैं अगर इनको जो डिसएडवांटेज ग्रुप यहाँ पर एससीज एसटीज दिए, अदर वीकर सेक्शंस दिए, इनके हितों की रक्षा करनी है, तो ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आपका आता है अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में। इस यूनिट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली क्या यहाँ पर आपके मेजर्स लिए गए हैं ताकि जो हमारे वीकर सेक्शंस है उनको जो है उनके हितों की रक्षा की जा सके, वो भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, The Right to Education RTE Act 2009 mandates what percentage of seats in private schools for children from disadvantaged and weaker sections? तो आपको पता ही होगा RTE 2009 का जो आपका एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी है, वो कुछ सीटें जो हैं वो वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे रिजर्व रखेंगे। तो वो कितना परसेंट है? 15%, 25%, 33%, 50%। तो ये आपका है सही ऑप्शन 25%। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, The reservation for OBCs in central educational institutions followed the recommendations of which commission? तो केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो होते हैं वहां पर पिछड़े वर्ग के ओबीसीज के लिए कुछ आपकी सीटें जो है आरक्षित रखी जाती है, तो ये किस आयोग की सिफारिशों के बाद लागू किया गया था? कोठारी आयोग, मंडल आयोग, मुदालियर आयोग या राधाकृष्ण आयोग? तो ये मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू एनईपी, what is the suggested pupil teacher ratio for schools in areas with a large number of socio-economically disadvantaged students? एनईपी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जो छात्र उनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक है, तो ऐसे में पीटीआर रेशो मतलब क्या होता है? स्टूडेंट टीचर रेशो या प्यूपिल टीचर रेशो, कितने छात्रों पर कितने टीचर होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए? 30:1, 25:1, 20:1, 40:1। तो ये आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, 25:1। अब ध्यान रखेंगे आरटी के अकॉर्डिंग आपका प्यूपिल टीचर रेशो अलग है, एनईपी के अकॉर्डिंग अलग है, तो ये सब चीजें ना आप क्लियरली मेंशन करेंगे जब आप नोट्स भी बनाओगे। तो कई बार अगर कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना उनको एक साथ लिख लिया करो कि जब रिवीजन भी करो तो वहां पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वहां पर एक साथ सारी चीजें रिवाइज हो जाए आपकी। तो क्वेश्चन को समझ के देख के करना कि आपसे पूछा क्या है, पीटीआर जो पूछा है आपसे वो एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा है या आरटी के अकॉर्डिंग पूछा है, और आरटी के अकॉर्डिंग आप लोग को फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, और कमेंट पे लिख कर बताना कि आपका आरटी के अकॉर्डिंग प्यूपिल टीचर रेशो कितना है। ठीक है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In NEP 2020, socio-economically disadvantaged groups (SEDGs) include which of the following? तो किसको इंक्लूड किया जाता है आपका सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में? जेंडर आइडेंटिटीज पर्टिकुलरली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज विलेजेस स्मॉल टाउन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी बताया था
कि आपके जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उसमें सभी को रखा जाता है, ठीक है, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, चाहे जोग्राफिकल आइडेंटिटीज के बेसिस पर हो, इन सभी को यहाँ पर आपका डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड फ्रॉम अ कल्चरली बैकवर्ड बैकग्राउंड जॉइन्स योर स्कूल एज अ टीचर यू शुड। तो एक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा जो है बालक है हमारे पास, पृष्ठभूमि उसकी जो है वो ऐसी है जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी है, तो वो विद्यालय में अगर दाखिला लेगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें तुरंत व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने की सलाह दें, उन्हें समान छात्रों के साथ एक अलग अनुभाग में रखें, उन्हें सामान्य कक्षा में रखें लेकिन उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था करें, उनकी पृष्ठभूमि को अनदेखा करें और उनके साथ अन्य सभी बच्चों जैसा व्यवहार करें। देखो हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको कुछ विशेष आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए वो प्रबंध करना है। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड बच्चा भी जो है उस नॉर्मल स्कूल में एडमिशन अगर ले रहा है, तो आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी जो ब्रेल में बच्चे को पढ़ा सके, ठीक है, जो उसके लिए टीचिंग एड्स भी आपको रखनी है उसी तरीके की रखनी है, बुक्स आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेल में हो। अगर आप पूरी क्लास को रीडिंग करने के लिए कह रहे हैं तो वो बच्ची रीड नहीं कर सकती, लेकिन उस ब्लाइंड बच्चे को आप ऑडियो बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन से अलग है। समेकित शिक्षा जिसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, उसमें क्या होता था, आपने बच्चों को एडमिशन तो दे दिया स्कूल में, जो भी वंचित समूह से या एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसको दे दिया आपने एडमिशन, लेकिन उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि अगर आपने बच्चे को एडमिशन दिया है तो उसके लिए विशेष प्रावधान भी कीजिए, उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामान्य कक्षा में ही रखना है लेकिन उसकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। What does reasonable accommodation mean in the context of inclusive education? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में उचित समायोजन से क्या तात्पर्य? विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल उपलब्ध कराना, समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त संशोधन करना, वंचित छात्रों के लिए उत्तीर्ण अंक कम करना या केवल निशुल्क आवासीय सुविधाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, समान भागीदारी सुनिश्चित करनी है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी, इक्वल पार्टिसिपेशन आपको देना है। तो इसके लिए आपको जरूरी जितने भी मॉडिफिकेशन है, संशोधन है, वो आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, आपके मेथड में हो, किसी भी तरीके से हो, आपको बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नड बिहेवियर और एक्वायर्ड आइडेंटिटी? बायोलॉजिकल एज, मैचुरेशन, जेंडर, नन ऑफ द अबव। तो देखो बायोलॉजिकल एज जो होती है, जैविक आयु, ये आपकी नेचुरल होती है, ठीक है, एक्वायर्ड नहीं है, बाय बर्थ होती है आपके जो आयु है। मैचुरेशन भी, ग्रोथ जो हो रही है वो इंटरनली हो रही है, ये भी क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। लेकिन जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। जेंडर जो है आपका ये क्या है कि हम जेंडर को ऐसे नहीं देखेंगे कि ये लड़की है या लड़का है, कौन किस तरह की एक्टिविटीज करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज को जो है ऐसे जोड़ दिया जाता है कि ये तो बॉयज का काम है, ठीक है, बाइक चलाना या स्पोर्ट्स खेलना या फिर इस तरह बाहर जाकर काम करना, ये सब बॉयज का काम होता है। गर्ल्स का काम क्या होता है, घर में रहना या किचन के काम करना या गुड़िया से खेलना, ये इस तरीके की चीजें। तो ये क्या है, ये जेंडर डिफाइन करती है, ठीक है। तो जहां पे जेंडर की बात करेंगे हम, और अगर हम यहाँ पर तो ये डिफरेंट है, ठीक है, जेंडर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमें देखने को मिलता है कि हमें लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी की तरफ से, उसका मेन कॉज क्या है? प्री कंसीव सोसाइटल एंड इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट जेंडर, लिंग जेंडर के बारे में पूर्व कल्पित पहले से ही समाज में जो है अवधारणाएं बनी हुई है, और गरीबी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके ये हैं, ओनली वन, टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही है, पहले से लोगों के दिमाग में नोशंस भी बने हुए हैं, पहले से ही मान्यताएं हैं। दूसरा पोवर्टी, गरीबी भी इसका एक कॉज होता है। देखिए अगर एक गरीब परिवार है, उनके मतलब दो बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है, उन्हें पढ़ाई करवानी है, तो पढ़ाई पे भी देखिए खर्च होता है। तो क्या होता है ऐसे में, सबसे पहले किसकी पढ़ाई छुड़ाई जाती है, बेटी की, क्योंकि कहेंगे बेटी को तो क्या करना है, शादी करके हमें विदा करना है, इसे घर के ही काम करने हैं, लेकिन बेटा जो है उसे बाहर जाकर काम करना है। तो यहाँ पे पढ़ाई किसकी करवाई जाएगी, बेटी की कराई जाएगी। तो पोवर्टी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि वो दोनों की एजुकेशन पे स्पेंड नहीं कर पाता परिवार, तो इसलिए वो भी एक कारण बन जाती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13।
अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मेन एंड विमेन इज, ठीक है, अगर पुरुषों और महिलाओं के प्रति निष्पक्ष हो अगर आप, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जेंडर इंटीग्रेशन, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये आपका क्या होता है? ये है जेंडर इक्विटी। अगर आप दोनों को जो है फेयर है, समान अवसर या फिर विशेष अवसर आपको किसे देने पड़ेंगे, क्योंकि लड़कियों को बहुत समय तक अवसर नहीं मिले, तो आपको यहाँ पर लड़कियों के लिए कुछ विशेष अवसर देने पड़ेंगे, कुछ सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, या कुछ आप उनके लिए फी में कुछ वो चेंज करोगे। तो इस तरीके के जो आपको अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लड़कियों को, ताकि उन्हें समान लेवल पर लाया जा सके, ये जेंडर इक्विटी हुई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जेंडर इक्विटी। अगर आप दोनों को समान अब बिल्कुल बिल्कुल ही हर तरह से इक्वल कर दोगे, तो वो जेंडर इक्वालिटी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेम लेवल पर लेकर आना है, तो जेंडर इक्विटी देनी है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, मतलब ये स्टीरियोटाइप्स ही है जो लोगों ने अपने दिमाग में पहले धारणाएं बना रखी है, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म जेंडर रेफर्स टू biological difference between men and women, socially constructed roles, behaviors and expectations associated with being male or female, occupational differences between men और women, या none of the above। देखो, जेंडर जो है ना, ये दो टर्म्स आपके डिफरेंस होते हैं। जेंडर अलग है, सेक्स अलग है। ये क्या है? ये आपका बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है। बायोलॉजिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो अलग है मेन का, विमेन का। ये आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है। सोशली लोगों के दिमाग में क्या है कि लड़कों को क्या काम करने चाहिए, लड़कियों को क्या काम करने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। लड़के हैं तो ऊंचा भी बोल सकते हैं, लड़कियां हैं तो उन्हें सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जो है समाज की, लड़कों को ये करना है, लड़कियों को ये करना है, वो चीज जेंडर में आती है, ठीक है। सेक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, वो जैविक रूप से जो अंतर है, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में, उसे हम कहते हैं। तो इसको आप समझिए। तो बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस है जो मेल और फीमेल के साथ आपकी जुड़ी हुई है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। The gender gap in education refers to the difference in literacy rates between men and women, the difference in enrollment and access to education between men and women, the difference in educational attainment between different genders, या none of the above। एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लैंगिक अंतर या जेंडर गैप की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पर जो एजुकेशनल अटेनमेंट है डिफरेंट जेंडर्स का, वो अलग है। यानी कि हम बहुत समय अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लगे और लड़कियां काफी एग्जाम में टॉप भी करती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप परसेंटेज वाइज चेक करने की कोशिश करेंगे, तो बॉयज ज्यादा एजुकेटेड होते थे। लड़कियों की अक्सर ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी बीच में, तो लड़कियां उतना पढ़ लिख नहीं पाती थी। तो एजुकेशनल अटेनमेंट जो था, शैक्षिक उपलब्धि जो थी, वो लड़कों की ज्यादा थी, लड़कियों की कम थी। इसी को हम शिक्षा में लैंगिक अंतर के रूप में समझ सकते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक में भी कई सारी कैटेगरीज आती हैं। इनके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो चलिए, इनके एमसीक्यूज करने से पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं कि हम एक्सेप्शनल चाइल्ड कहेंगे किसे। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड या विशिष्ट बालक की परिभाषा किर्के के अनुसार क्या है कि एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज वन हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चाइल्ड इन मेंटल, फिजिकल, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक जो नॉर्मल बच्चा है उससे कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखा रहा है। ठीक है, अब अलग का मतलब ये नहीं है कि वो पिछड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि या तो उस नॉर्मल से ज्यादा ही उसका ब्रेन अच्छा चलता है, तेज चलता है, या फिर उससे कम चलता है। एक एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा बढ़िया या ज्यादा खराब है। ठीक है, और इसमें ये दोनों ही कैटेगरीज आएंगी। अभी और मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल से, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जब शो करता है, तो हमें स्कूल प्रैक्टिसेस में कुछ एडिशनल चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि इस तरीके का बच्चा लाभान्वित हो सके। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसका ब्रेन बहुत तेज है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसको क्या करोगे? उसको कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज देनी पड़ेगी ना, जिससे कि उस वो फायदा उठा पाए आपके स्कूल के जो प्रैक्टिसेस है उसका। अब नॉर्मल सिलेबस जो सभी बच्चों के लिए कॉमन है, आप केवल वही उसे कराओगे तो उसको उतना बेनिफिट नहीं होगा। भाई, जिसका दिमाग ज्यादा शार्प होता है, आप क्या करते हो? आप उसे टफ प्रॉब्लम्स भी देते हो। ठीक है ना, आप उसे टफ टास्क भी प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूल प्रैक्टिसेस में आपको कुछ ना कुछ वहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे, या कुछ आपको एडिशनल सर्विसेज या सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये बच्चा भी बेनिफिट हो सके। यही आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड है। एग्जाम्पल एक बार देख लो, एक्सेप्शनल चाइल्ड में कौन कौन आ जाएंगे। इसमें आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड में बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड जिसे हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक। एक चीज ध्यान में रखेंगे, पिछड़ा बालक का मतलब ये नहीं है
जो क्लास में सबसे पीछे बैठा होता है। पिछड़ा बालक मतलब क्या होता है कि वैसे उसका सारी एक्टिविटीज में आप नॉर्मल परफॉर्मेंस दिखोगे, लेकिन एजुकेशन में अगर हम क्लास में नंबर देखें तो उसके कम आते हैं, यानी कि सिर्फ स्टडीज में वो पीछे है। ऐसा नहीं है कि उसका आईक्यू कम है या मेंटल लेवल उसका बहुत ही ज्यादा कम है, बस स्टडीज में जो है वो पीछे रह जाता है। आईक्यू कम होना एक वजह हो सकती है बैकवर्ड चाइल्ड होने की, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे का आईक्यू बहुत तेज होता है, वो और अदर एक्टिविटीज में बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई में उसके मार्क्स कम आते। तो बैकवर्ड या पिछड़ा बालक का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ईक्यू, जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल कोशेंट, इमोशनल नहीं, एजुकेशनल कोशेंट कम है उसका। फिर मेंटली रिटार्टेड वाले आपके एक्सेप्शनल चाइल्ड में आते हैं। हैंडीकैप्ड, ठीक है, विकलांग है अगर वो। डेलिक्वेंट्स यानी बाल अपराधी आ गए आपके। क्रिएटिव यानी रचनात्मक बच्चा। गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली बच्चा। ये सारे तरह के जो आपकी कैटेगरीज हैं, ये सब एक्सेप्शनल चाइल्ड में आती हैं। या तो नॉर्मल से ज्यादा अच्छी है या नॉर्मल से कम अच्छी है, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम नॉर्मल आप देखेंगे पॉपुलेशन में क्या देखने को मिलता है, तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, एवरेज परफॉर्मर्स हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा ज्यादातर पॉपुलेशन में आपको क्या दिखेंगे, एवरेज परफॉर्मर्स ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये आपके क्या है, एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है या चाइल्ड है, ठीक है। अगर हम एवरेज से ऊपर देखें तो एवरेज से ऊपर यहाँ पर कम होते जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एवरेज से नीचे भी आपके कम होते जाएंगे। यानी कि एक एवरेज स्कोर तो नॉर्मली हमें दिखेगा ही कि हर बच्चा स्कोर कर लेता है। अब एवरेज से भी ऊपर प्रतिभाशाली बच्चा है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा, और जो बिल्कुल ही थोड़े डल बच्चे होते हैं, बेवकूफ, या बेवकूफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उनका दिमाग उसमें नहीं चल रहा है, ठीक है, या मेंटली रिटार्टेड वाली कंडीशन में जो आएंगे वो आपके यहाँ पर भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की वैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमने आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ रखा है। अगर हम उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो हमें इसी तरीके का कर्व देखने को मिलता है। इस कर्व को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। बेल शेप्ड, घंटी की तरह दिख रहा है ना, ये घंटी की तरह दिख रहा है, बेल शेप्ड कर्व होता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक एनालॉजी से आपको समझा देती हूँ, जैसे हम हाइट की बात करें तो आपने देखा होगा मोस्टली सबकी हाइट आपको एक एवरेज हाइट सबकी एक जैसी दिखेगी। एवरेज से बहुत ज्यादा टॉल आपको लोग कम दिखेंगे, और जो बिल्कुल ही बौने रह जाते हैं वो भी आपको कम दिखाई देंगे। इसी तरीके से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है तो उसका जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हो पॉपुलेशन में, तो हमेशा इसी तरीके का कर्व आपको मिलता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी एवरेज में लाई करेगी, एवरेज से अबव जो है वो पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी, और एवरेज से बिलो भी आपकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो ये एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शनल चाइल्ड क्या होता है। बाकी सारी चीजों को हम एमसीक्यू करते करते समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुवांशिकता, पारिवारिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप देखेंगे कि जो मानसिक जो विकास है बच्चे का, उसके ऊपर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। ये हम यूनिट 2 में भी पढ़ चुके हैं जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। जो हेरिडिटी होती है उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हमारे जीन्स कैसे हैं, वो अगर इस तरीके के हैं कि जहां मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट होता है, अच्छे जीन्स उसको मिले हैं तो मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर वीक है तो फिर वीक होगा। यहाँ पर फैमिली का एनवायरनमेंट भी उसे प्रभावित करेगा, जिस तरह का पारिवारिक परिवेश उसे मिला हुआ है, और सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये भी कहीं ना कहीं परिवार की जो सामाजिक स्थिति है उसको इम्पैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। रचनात्मक बच्चा वह है जो कक्षा में प्रथम आता है, रचनात्मक व्यवहार रखता है, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छी स्मरण शक्ति रखे। देखो, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी हम किसे कहते हैं, जब कोई बच्चा कोई नई चीज जो नया है कुछ ऐसा लेकर आ सकता है, यानी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आज तक जो था लोग नॉर्मल से एक अलग टाइप के सॉल्यूशन लाते थे, लेकिन एक बच्चा है जो उसको कुछ न्यू ही सॉल्यूशन लेकर आ गया, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था, वो क्या होगा, क्रिएटिव चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मेनली हम बात करेंगे कुछ ना कुछ उसके थॉट में इनोवेटिवनेस होती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचता है, नया सोचता है, नोवेल आइडियाज होते हैं उसके, नोवेल आइडियाज होते हैं ऐसे आइडियाज जिनके बारे में आज से पहले किसी ने नहीं सोचा, ठीक है, नई चीज क्रिएट कर देता है। तो रचनात्मक व्यवहार दिखाता है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट आने से मतलब नहीं है, अच्छे व्यवहार से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक क्रिएटिव बच्चे की नहीं हो सकती, लेकिन ये एक क्रिएटिव बच्चे की पहचान है कि वो क्रिएटिविटी अपने बिहेवियर में शो करता है, और क्रिएटिविटी आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर हमें बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग,
डाइवर्जेंट थिंकिंग करवाएंगे बच्चों से, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही चीज के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग दिशाओं में बच्चा सोच सकता है। इसके लिए एक मेथड क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि हमने पढ़ी थी टीचिंग मेथड्स में। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में हेल्प करता है, जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। प्रतिभाशाली छात्रों की इंद्रियां है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सामान्य, तेज, उदार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जो प्रतिभाशाली होता है ना, देखो हम क्या करते हैं, हम नॉलेज को कैसे गेन कर रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू। तो सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके बहुत शार्प होते हैं, ऑब्जर्विंग पावर बहुत तेज होती है इनकी। तो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं, इनकी इंद्रियां क्या होती है, तेज या शार्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पिछड़ेपन का कारण, पिछड़ेपन का कारण यानी कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। और पिछड़ापन मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पिछड़ा बालक किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन आपके पास, सब नॉर्मल डिफेक्ट एंड डिजीजेस, फिजिकल डिफेक्ट एंड डिजीजेस, इमोशनल एंड मॉरल कंडीशंस, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, लैक ऑफ विल टू कम फॉरवर्ड। और ऑप्शंस यहाँ पे से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखो बैकवर्डनेस यानी पिछड़ा बालक, यानी मैंने बताया था जिसके स्टडीज में मार्क्स कम रह जाते हैं। तो क्या क्या वजहें हो सकती हैं, तो कोई डिफेक्ट है या कोई डिजीज है, बिल्कुल हो सकता है। अगर बच्चा बीमार ज्यादा रहता है, कोई ऑलरेडी उसको डिफेक्ट है या बीमारी है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, लगातार छुट्टियां करेगा, क्लास में एब्सेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसका दिमाग भी नहीं लगेगा ज्यादा पढ़ाई में। तो ये एक वजह हो सकती है। फिजिकल डिफेक्ट और डिजीजेस, ये भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें इमोशनल और मॉरल कंडीशंस, ये भी हो सकता है। बच्चे का जो विकास का हर पहलू है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर इमोशनली बच्चा स्टेबल नहीं है या मॉरल कंडीशंस जो वो फेस कर रहा है वो अच्छी नहीं है, तो वो भी उसके जो मेंटल डेवलपमेंट पर जो है असर डाल सकती है। इसकी वजह से भी हमें बैकवर्डनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती हैं। गरीबी है होने की वजह से क्या है, घर में माहौल ही नहीं है पढ़ाई का, बच्चा घर पे पढ़ाई कर सके। बच्चे को क्या कहा जाता है, भाई तुम काम करो, कुछ पैसे लेकर आओ। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ाई का जब माहौल नहीं मिलेगा तब भी बच्चा पिछड़ा बालक बन सकता है। और लैक ऑफ विल टू कम फॉरवर्ड, बच्चे के अंदर खुद से ही इच्छा नहीं है कि वो आगे आके जो है चीजों को करे, ठीक है, तो वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करता, ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये सभी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 3 हो जाएगा, ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के लाभ के लिए पाठ्यचर्या लचीलेपन की अवधारणा को पेश किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बेनिफिट, ठीक है। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो एक रेगुलर करिकुलम है, जो आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में, अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल चाइल्ड आपकी क्लास में है तो आपको करिकुलम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड चाइल्ड जो है वो आपके कक्षा में है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अगर और बच्चों को रीडिंग करने के लिए कह रहे हैं तो उसको आप ऑडियो बुक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके लिए ब्रेल की बुक्स का इंतजाम किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, करिकुलम में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, चाहे आपके टीचिंग मेथड में हो, चाहे सब्जेक्ट में हो, चाहे आप कोई और एक्टिविटी ऐसी इंट्रोड्यूस करें जो ऐसे बच्चे के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर ये जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसे बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था। डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मदरसाज एंड मकतब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये तो नहीं हो सकता, इनके लिए करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थोड़ी है, ठीक है, ये नॉर्मल ही तो है। यहाँ पर सोशली डिसएडवांटेज नहीं, और मदरसा और मकतब ये आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो जाते हैं, भाई इनको भी किसी ऐसे स्पेशल करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो डिसेबल्ड चाइल्ड जो होते हैं इनके लिए करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके की कमी से जूझ रहे हैं, तो हमें इनके लिए सूटेबल करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी ताकि ये बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम एक बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके अंक उसकी कक्षा में सबसे कम अंकों में से हैं, वह औसत से कम बुद्धि वाला सुस्त बच्चा है, वह 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता है, उसकी उपलब्धि उसकी प्राकृतिक क्षमताओं के स्तर से कम हो जाती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, वो और किसी लेवल पर कम नहीं है अन्य बच्चों से, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में यानी कि पढ़ाई में उसके मार्क्स उसकी क्लास के बाकी बच्चों से कम आ रहे हैं, तो वो बच्चा पिछड़ा बालक कहलाता है, ठीक है। हिज और हर अटेनमेंट स्कोर्स लाई अमंग द लोएस्ट स्कोर्स ऑफ हिज और हर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
वर्तमान में विकलांग बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, योगात्मक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है जिसमें हम नॉर्मल बच्चों के साथ जो आपके अदर स्टूडेंट्स हैं यानी एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसको भी साथ में लेकर एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये आपकी समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो आज हम विकलांग बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। छोटे छोटे कदमों से अध्यापन और बार बार लघु असाइनमेंट तकनीक उपयोगी है। आप छोटे छोटे स्टेप्स में बच्चों की टीचिंग करवाइए और इसके बाद आप छोटे छोटे असाइनमेंट दीजिए। किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? धीमी गति से सीखने वाले के लिए बिल्कुल रहेगा। धीमी गति से जो सीखता है, अगर स्लो पेस पे कोई सीखता है तो आप उसके लिए कंटेंट के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो उसको समझाइए और फिर असाइनमेंट दीजिए, तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरा एक साथ ही उसको लेसन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीखने में अक्षम के लिए, हाँ बिल्कुल, सीखने में अगर जो है उनको दिक्कत होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी से अगर वो जूझ रहे हैं तो आप उनको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। फिर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के लिए बिल्कुल सही, अगर बैकवर्ड चाइल्ड है तो उसको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कंटेंट को से पढ़ा सकते हैं। तो ये सभी को बेनिफिट पहुंचाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पिछड़े बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की आवश्यकता कब है? अब देखो, वैसे तो कहा जा रहा है अब कि आप सभी बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को और जो आपके डिसेबल्ड या एक्सेप्शनल चाइल्ड है, सबको साथ में पढ़ाइए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कभी कभी कि जरूरत है कि ये बच्चे को नॉर्मल क्लास में नहीं बिठाया जा सकता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कब होता है, जब हम इस तरह के बच्चों के लिए सच में हमें अलग स्कूल ही खोलना पड़े या अलग इनको ही पढ़ाना पड़े, कैसे होगा? तो पिछड़ापन किसी भी विकलांगता में निहित है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि विकलांगता इतनी सीवियर है कि बच्चे का स्कूल में आना पॉसिबल नहीं है। स्कूल में अगर आ भी जाएगा, किसी तरीके से ले भी आए, तो डेली बेसिस पर उसको केटर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पिछड़ापन बहुत गंभीर है, बिल्कुल। बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा है, एजुकेशनल उसकी बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा है कि उसके मार्क्स इतने कम आते हैं कि हमें उसे स्पेशल सपोर्ट देना पड़ेगा। नॉर्मल क्लासरूम में बस थोड़े एडिशनल सपोर्ट से हम उसको जो नॉर्मल लेवल है उस पर नहीं ला पाएंगे। हमें उसको यहाँ पर अलग से ही ट्रीट करना पड़ेगा, अलग से ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चों की संख्या एक विशेष समाज में बहुत अधिक हो। हम किसी ऐसे रीजन में है जहां पर इस तरह के बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखिए, अगर क्लास में मोस्टली नॉर्मल बच्चे हो, एक दो बच्चे अगर एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, तो उसको टीचर डील कर लेती है। ठीक है, वहां पर उनको सपोर्ट दे देंगी, उनको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दे देंगी, किस तरीके से हम उन्हें डील कर सकते हैं, वहां पे तरीके बन जाते हैं। लेकिन अगर एक बहुत ही बड़ा मास है जिसमें इंडिविजुअल हर एक को सपोर्ट की जरूरत है, तो ऐसे में डील कर पाना एक सिंगल टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हमें एक विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है जहां पर इनकी स्पेसिफिक नीड्स को केटर किया जा सके। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सीमावर्ती बच्चों के मामले में कार्यात्मक कौशल में सुधार के लिए एक शिक्षक द्वारा क्या किया जाना चाहिए? अब देखो, सीमावर्ती बच्चों का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, बॉर्डर लाइन केसेस की बात कर रहे हैं। एक लाइन आपने बता दी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सब बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। एक लाइन ऐसी है कि अगर इनके ऊपर ध्यान, ये बॉर्डर पे है, इनको ध्यान नहीं दिया गया तो ये लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के वाली कैटेगरी में गिर जाएंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज सीमा पे खड़े हैं, उस बॉर्डर पे खड़े हैं। तो अब देखो, इन बच्चों के मामले में हमें क्या फंक्शनल स्किल्स जो है इंप्रूव करने चाहिए? उनके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाएं, अभ्यास का अधिक मौका दें, ज्ञान को लागू करने की उनकी क्षमता बढ़ाएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सभी हो जाएंगे। उनके आत्मविश्वास का स्तर हमें बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करवानी चाहिए, और उनके ज्ञान को जो है अप्लाई करने के लिए हमें उनके अंदर क्षमता पैदा करनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठहराव शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर ले जाता है और पिछड़ेपन ठहराव की ओर। कम आईक्यू खराब शैक्षिक उपलब्धि की ओर ले जाता है और खराब शैक्षिक उपलब्धि कम आईक्यू की ओर। 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। देखो, ठहराव किसे कहते हैं हम? ठहराव जिसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं। ठीक है, दो टर्म्स आते हैं आपके, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अपव्यय और अवरोधन। कहीं कहीं पे आपको ठहराव भी लिखा हुआ मिल जाता है, ये अवरोधन ही है। देखो, अपव्यय क्या होता है? अगर आप बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है, स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन या पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उसने बीच में स्कूल छोड़ दिया, तो उसको कहा जाता है अपव्यय या वेस्टेज। वेस्टेज किसका? भाई, गवर्नमेंट ने जो थी वहां पर आपके ऊपर
यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, आपको बुक्स प्रोवाइड की थी, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की थी, मिड डे मील्स वगैरह दिए जा रहे थे कि आप कम से कम अपनी बेसिक शिक्षा पूरी कीजिए, लेकिन नहीं हुई, तो वो क्या हो गया, सरकार के उन संसाधनों का अपव्यय हो गया। ठीक है। अवरोधन क्या होता है, जब कोई बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा होता है, तो वो उसी क्लास को बार बार रिपीट कर रहा है, ये कहलाता है ठहराव, अवरोधन या स्टैग्नेशन। अब पिछड़ेपन के संबंध में यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा जा रहा है कि अगर स्टैग्नेशन हो रहा है तो ये पिछड़ेपन की ओर ले जाता है, और पिछड़ापन ठहराव की ओर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर बार बार बच्चा स्टेगनेट कर रहा है, यानी कि एक ही क्लास में रिपीट कर रहा है, अब क्या होता है ना, हर बार नए बच्चे आते जाते हैं, फिर से उन्हें उनके साथ क्या करना है, डील करना है। एक इमोशनली भी एक बच्चा जो है थोड़ा सा वीक महसूस करने लगता है, क्योंकि उसके साथ वाले जो हम उम्र बच्चे होते हैं वो तो आगे बढ़ गए हैं, और उसके छोटे, उससे भी एज में जो छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ पढ़ रहा है। तो बार बार ये प्रोसेस जब रिपीट होता है तो ये क्या करता है, बच्चे का पढ़ाई में मन लगता नहीं है, तो ठहराव कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की ओर लेके जाएगा, उसके मार्क्स जो है स्टडीज में कम आएंगे, और पिछड़ापन जो है ऑब्वियसली जब मार्क्स कम आएंगे तो वो ठहराव की ओर लेके जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और कम आईक्यू जो है वो शैक्षिक उपलब्धि की, खराब शैक्षिक उपलब्धि की ओर ले जाता है। और आईक्यू कम है तो यहाँ पर एजुकेशन में यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई में मार्क्स कम आएंगे, और पढ़ाई लिखाई में मार्क्स आपके लगातार कम आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आईक्यू कम रह जाएगा। पूरी तरीके से सत्य नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजों में आपकी नॉलेज कम रह जाएगी, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं इक्वल माना जाएगा सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड आर इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ ही रखा है, ये आप आराम से बता सकते हैं। गिफ्टेड, क्रिएटिव, स्लो लर्नर, फिजिकली डिसेबल्ड, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये सभी आपके किसमें आ जाएंगे, एक्सेप्शनल चाइल्ड में आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। गिफ्टेड होता है प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, सभी में जो है ये अपनी अच्छी उपलब्धि दिखाता है, चाहे हम करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, व्यवहार की बात करें, हर चीज में। क्रिएटिव चाइल्ड क्या होता है, अच्छा क्रिएटिव को कई बार लोग गिफ्टेड समझ लेते हैं, क्रिएटिव मतलब रचनात्मकता, यानी इसके आइडियाज बहुत न्यू है, नोबल है। जरूरी नहीं है कि हर क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। नाउ स्लो लर्नर क्या होते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड मतलब कोई ना कोई हैंडीकैप या किस तरीके की उनके अंदर क्या है, विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता है। और लर्निंग डिसेबल्ड का मतलब यहाँ पर शारीरिक रूप से वो बिल्कुल सही है, लेकिन सीखने की अक्षमता है। जैसे किसी को रीडिंग डिसेबिलिटी, वो पढ़ नहीं पाते, किसी को कैलकुलेशन में डिसेबिलिटी होती है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, किसी को राइटिंग डिसेबिलिटी भी होती है, वो लिख नहीं पाते, तो ये सीखने की अक्षमता है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे इसमें। एक बच्चा 100 एवं वॉस तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, यानी 100 उल्टा देखो, सीधा उल्टा वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। 100 और वॉस उसे एक ही लग रहे हैं, न्यूक्लियर और अनक्लियर उसको एक ही लग रहे हैं। वह किससे पीड़ित है, डिसलेक्सिया, शब्द उछलने का विकार, डिसलेक्सीमिया या डिसमोर्फिया। तो ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है। इसके अलावा मैं 2 और बता देती हूँ जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक आपका होता है डिसलेक्सिया, जो कि एक रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। दूसरा होता है आपका डिसकैलकुलिया, ये आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, बच्चे को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम होती है। और एक होता है आपका डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा नहीं है, अपेक्षित नहीं है पूछा है, यानी अगर समावेशी शिक्षा को आपको सफल बनाना है तो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए ये दिए हुए हैं, किस कौन सा नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट आपको वो बताना है। तो देखिए, विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर। भाई अगर मान लीजिए कोई बैसाखी लेके चलता है तो उसके लिए वहां पे स्लाइडिंग होनी चाहिए, जरूरी नहीं है वो स्टेयर्स को चढ़ पाए, ठीक है, तो उस तरीके से प्रॉपर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निःशक्त बच्चों के माता पिता को आप ये कह दीजिए कि नहीं मैंने विशेष स्कूल में डालो, ये नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है जो आपसे पूछा ना क्या अपेक्षित नहीं है, प्रशिक्षक परामर्शदाताओं की नियुक्ति होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? ठीक है, तो सामान्य बालकों के लिए यहाँ पर आप समावेशी कक्षा जो शिक्षा देख रहे हैं, समावेशी शिक्षा कई बार पूछ लेते हैं कि किसके लिए, तो लोग ये ना लिखे कि एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए, एक्सेप्शनल बस नॉर्मल चाइल्ड के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। भाई एक्सेप्शनल चाइल्ड क्या होता है, उनको एक मान्यता से मिल जाती है, बच्चे एक्सेप्टेबल से अपने आप को फील करते हैं, एक जो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है अगर वो अलग अलग रहें, तो वो चीज नहीं होती अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाया जाए। नॉर्मल बच्चे भी देखिए एक सोशल इंक्लूजन जो है वो फील करते हैं, उन्हें दूसरों की हेल्प करने का जो एक अंदर से मोटिवेशन आता है। इसके अलावा जब एक्सेप्टेबिलिटी सबके अंदर आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉजिटिव पॉइंट यानी एक सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, नहीं। समावेशी शिक्षा में पढ़ाने की वजह से उनका मानसिक विकास तेजी से होगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक कौशल का विकास होता है, हाँ ये सही है, ठीक है, सामाजिक कौशल का विकास होता है यहाँ पर, सोशल डेवलपमेंट बहुत आसानी से होता है। देन गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, नहीं ये भी केवल समावेशी पे डिपेंड नहीं करता, और नैतिक विकास भी आपका इस पर डिपेंड नहीं करता। मेनली है कि जब आप इस तरह के बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो नॉर्मल बच्चे एक्सेप्शनल बच्चे सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट सभी का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है मानसिक मंदता, संवेगात्मक विक्षिप्तता या समाज विरोधी व्यवहार, शारीरिक बाधिता। तो देखिए बाल अपराधी जो होते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, उनमें हमें मेनली देखने को मिलता है एंटी सोशल बिहेवियर, समाज के नियम कायदे इन सबको ये नहीं मानते, अपनी जिद पर चलते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपराध के रास्ते पे चल निकलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्याम पट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है, तो वह है समायोजनात्मक समस्या, श्रव्य समस्या, बहरापन, दृश्य समस्या, उपरोक्त समस्या। तो देखिए हम देख ही पा रहे हैं कि अपनी आंखें रगड़ रहा है, श्याम पट पे नहीं यानी ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये दृश्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। तो बच्चा तो वैसे बहुत तेज था, कुशाग्र विद्यार्थी था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, अनुशासनहीन हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है, तो इस केस में आप पहले उसकी समस्या को समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त तो होने वाली लिपि है ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या ब्राह्मी लिपि। ये हम सभी जानते हैं नेत्रहीन बालकों के लिए क्या होती है, ब्रेल लिपि होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चाइल्ड आर, तो एक क्रिएटिव चाइल्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ओरिजिनलिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस, अवॉइड्स चैलेंजेस, इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग, और यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस दिए। तो देखो ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता होती है विचारों में, ओरिजिनलिटी होती है जो पहले अभी तक किसी ने नहीं सोचा, ऐसा कुछ नया सोचते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, नहीं, क्रिएटिव बच्चे को तो चैलेंजेस बड़े पसंद होते हैं कि नई चीज को कुछ ढूंढ के निकाले और उसको सॉल्व करे, और इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग ये भी है, तो 1 और 3 ऑप्शन आएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ यू कम टू नो दैट अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज नियर ब्लाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट, ठीक है, तो अगर आपको पता चले कि आपकी कक्षा में जो एक बच्चा है वो अल्प दृष्टि बाधित है, ठीक है, तो आप कौन सा मेथड जो है फॉलो करेंगे, मेक हिम सिट नियर ब्लैक बोर्ड, विल मेक हिम सिट विद गिफ्टेड चिल्ड्रन, मेक हिम सिट वेयर ही यूजुअली सिट्स, या मेक हिम सिट नियर ब्लैक बोर्ड एंड राइट इन बिग लेटर्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो अल्प दृष्टि बाधित है यानी थोड़ा देख सकता है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो इस केस में आप उसे एक तो ब्लैक बोर्ड के पास बिठाएंगे और दूसरा आप ब्लैक बोर्ड पे खुद भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव स्टूडेंट्स विद शार्प इंटेलिजेंस इन योर क्लास, दे डोंट फाइंड व्हाट इज टॉट इन क्लास चैलेंजिंग, व्हाट विल यू डू अबाउट सच स्टूडेंट्स। तो आपके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लासरूम में एक सिचुएशन दिया और आपसे पूछा है कि आप क्या चीज यहाँ पे फॉलो करोगे। तो एक स्टूडेंट है जो कि शार्प इंटेलिजेंस यानी काफी तेज बुद्धि वाला है, लेकिन उसे क्लास में पढ़ाई जाने वाली जो सामग्री है वो उसे अपने लेवल की नहीं लग रही, बहुत बेसिक लग रही है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू विल टेल देम दे कैन अटेंड योर क्लास एज पर दे विश, you will tell the principal that such students should be promoted to higher class, you will give special tasks to such students which is comparatively more difficult, you will tell them to spend most of their time in library। तो भाई ये तो करोगे नहीं भाई, अपनी विश के अनुसार जब आना है जब आओ, तो नहीं आना है तो बताओ, ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल को हमेशा बस जाकर रिपोर्ट करना भी कभी ऑप्शन नहीं होता है आपका हमेशा। तो और यहाँ पर देखेंगे कि अपना टाइम लाइब्रेरी में दो, ये भी नहीं कहना है आपको, क्या करना है आप उसको
थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क देंगे जिससे कि क्या हो, उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए। तो ये आज हमने किए कुछ एमसीक्यू जिससे आपको एक्सेप्शनल चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, किसे हम एक्सेप्शनल चाइल्ड कहते हैं, किस तरह के हमें अपने टीचिंग में बदलाव करने चाहिए जब हमें इनकी नीड्स को फुलफिल करना होता है। तो आई होप आप हमारे लेक्चर्स लगातार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप और भी डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बस हमारे चैनल पे आप जाइए, वहां जहां सब्सक्राइब बटन होता है वहीं पे आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा और जो एलटी वाला लेवल है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कई सारे डिटेल वीडियोस भी हम वहां पर अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सभी लेक्चर्स की जो फ्री पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।